आज हम एक बहुत ही गंभीर और दुखद घटना पर बात कर रहे हैं। अहमदाबाद में जो एयर इंडिया विमान हादसा हुआ जी। ये पिछले लगभग 2 दशकों में भारत की सबसे भीषण हवाई आपदाओं में से एक मानी जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इस घटना का एक विस्तृत विश्लेषण है और हम कोशिश करेंगे इसके मुख्य तथ्यों को समझने की कि हुआ क्या, क्यों हुआ होगा और इसके असर क्या हो रहे हैं। सही कहा। तो बात शुरू करते हैं। वो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का क्रैश होना, इतने सारे लोगों की जान जाना और वो एक अकेले जीवित बचे यात्री की अविश्वसनीय कहानी भी है। हाँ। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के साथ आखिर हुआ क्या। ये बोइंग 787 जैसे विमान के लिए बहुत ही अजीब घटना है। जी। ये फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था। रजिस्ट्रेशन था VT-ANB। ये 12 जून 2025 को दोपहर करीब 1:38 पर अहमदाबाद से लंदन गेटवे के लिए उड़ा। हाँ, और टेक ऑफ के महज 30 सेकंड के अंदर ही विमान का अगला हिस्सा ऊपर था, लेकिन फिर भी वो ऊंचाई खोने लगा। अजीब बात है। सिर्फ 30 सेकंड? हाँ, लगभग 30 सेकंड। और इसके तुरंत बाद ही पायलटों ने मेडे और ये डिस्ट्रेस कॉल होती है कि इंजन की शक्ति खत्म हो गई और बस कुछ ही पल में विमान नीचे आया और निगरानी नगर इलाके में BGM मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक से टकराया। और इसमें जो नुकसान हुआ वो भयानक है। विमान में 242 लोग थे सवार, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर, और उनमें से 241 लोगों की मौत हुई। सिर्फ एक यात्री, एक ब्रिटिश नागरिक हैं, विश्वास कुमार रमेश, वो बच पाए। हाँ, और जमीन पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा। हॉस्टल ब्लॉक में कम से कम 38-39 लोगों की जान गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। इनमें ज्यादातर छात्र और कॉलेज के कर्मचारी थे। कितना भयानक मंजर रहा होगा। और पीड़ितों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी भी शामिल थे। उनका बाद में राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। जी। और एक यूके में रहने वाला गुजराती जोड़ा भी था, महिला गर्भवती थी और कई मेडिकल छात्र भी। बहुत ही दुखद। और ये जो अकेले बचे यात्री हैं, विश्वास कुमार रमेश, सीट 11A पे थे शायद। हाँ, 11A। उनकी बचने की कहानी तो वाकई असाधारण है। कहा जा रहा है कि वो विमान से बाहर गिरे और रेत के टीले जैसी किसी जगह पर गिरे। चोटें गंभीर आईं पर जान बच गई। अविश्वसनीय। और दुर्घटना के तुरंत बाद उन्होंने अपने पिता को वीडियो कॉल किया। उन्होंने जो कहा वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ओ, प्लेन क्रैश हो गया है, मुझे नहीं पता मेरा भाई कहाँ है, मुझे कोई और यात्री नहीं दिख रहा। ओह माय गॉड। उन्होंने हाल ही में अपने भाई का अंतिम संस्कार भी किया है। इस हादसे के बाद जाहिर है जांच तो तुरंत शुरू हो गई होगी। ब्लैक बॉक्स मिल गए। हाँ, ब्लैक बॉक्स मतलब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR दोनों मिल गए हैं। भारत की एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AIA भी इनकी जांच कर रही है और इसमें अमेरिका की NTSB, UK और बोइंग के एक्सपर्ट्स भी मदद कर रहे हैं। तो शुरुआती जांच से कुछ पता चला है? मतलब किस तरफ इशारा जा रहा है? देखिए, प्रारंभिक विश्लेषण जो है हाँ। वो दोहरे इंजन थ्रस्ट लॉस की तरफ इशारा कर रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि दोनों इंजनों ने एक साथ पावर खो दी। दोनों इंजनों ने एक साथ 787 जैसे प्लेन में? हाँ, यही तो चिंता की बात है। ये ऐसे आधुनिक विमान के लिए अत्यंत दुर्लभ स्थिति है। इनमें बहुत एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स होते हैं, इंजन भी काफी भरोसेमंद माने जाते हैं। तो और क्या देख रहे हैं जांचकर्ता? इसके अलावा वो फ्लैप कॉन्फ़िगरेशन और लैंडिंग गियर की स्थिति पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद वो नीचे रह गए थे टेक ऑफ के बाद। अच्छा। और रैम एयर टरबाइन RAT जिसे कहते हैं, उसके खुलने के भी संकेत हैं। ये फ्लैप या लैंडिंग गियर का नीचे रह जाना, ये असामान्य क्यों है टेक ऑफ के फौरन बाद? और ये रैट क्या चीज है? देखिए, आमतौर पर टेक ऑफ के बाद पायलट धीरे धीरे फ्लैप्स को अंदर करते हैं और लैंडिंग गियर को ऊपर उठाते हैं ताकि स्पीड बढ़े और फ्यूल बचे। अगर ये नीचे थे तो या तो कोई तकनीकी खराबी हो सकती है या शायद पायलट किसी इमरजेंसी से निपटने की कोशिश कर रहे थे। और RAT वो एक छोटी सी इमरजेंसी टरबाइन होती है। अगर दोनों इंजन फेल हो जाएं और बिजली चली जाए तो ये हवा के दबाव से घूमकर थोड़ी बिजली बनाती है ताकि कुछ जरूरी सिस्टम चलते रहें। इसका खुलना यही बताता है कि शायद विमान में पावर की बड़ी समस्या आ गई थी। समझ गई। लेकिन हाँ, ये सब अभी शुरुआती संकेत हैं। अंतिम नतीजे पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी। पूरी जांच में कई महीने लग सकते हैं। उम्मीद है कि पहली रिपोर्ट सितंबर 2025 तक आ जाएगी। इस बीच विमान के इतिहास को देखें तो रिकॉर्ड तो साफ बताया जा रहा है। जी हाँ, विमान का रिकॉर्ड ठीक था। दायां इंजन मार्च 2025 में ही बदला गया था और बायां इंजन 2023 में सर्विस हुआ था। एयर इंडिया के चेयरमैन ने भी कहा है कि विमान और क्रू का रखरखाव ठीक था।
उन्होंने पीड़ितों के परिवारों की मदद के लिए एक AI-171 ट्रस्ट भी बनाया है। ये अच्छी बात है। और इस घटना के बाद कुछ कदम भी उठाए गए हैं। एयर इंडिया ने अपनी कुछ लंबी दूरी की 787 उड़ानें रोक दी हैं फिलहाल, फ्रीक्वेंसी भी करीब 15% कम की है और सेफ्टी ऑडिट शुरू किए हैं। हाँ, और DGCA ने भी कुछ एक्शन लिया है। जी, DGCA जो भारत का एविएशन रेगुलेटर है, उसने एयर इंडिया के सभी ड्रीमलाइनर विमानों का 2 हफ्तों के अंदर गहन निरीक्षण करने का आदेश दिया है। और इस हादसे ने एक और बड़ी बहस छेड़ दी है भारत में, विमानन सुरक्षा पर, खासकर हवाई अड्डों के नजदीक जो इतना कंस्ट्रक्शन होता जा रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, उसको लेके। बिल्कुल सही। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये घटना दिखाती है कि एयरपोर्ट जैसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास शहरी दबाव कितना बढ़ गया है और उसको एविएशन सेफ्टी नियमों के साथ बैलेंस करना कितना मुश्किल होता जा रहा है। ये सवाल उठता है कि क्या हमारे मौजूदा नियम और उनका पालन इस तेजी से बदलते माहौल के लिए काफी हैं? तो संक्षिप्त में कहें तो ये एक बहुत ही दुखद, विनाशकारी घटना थी। भारी संख्या में लोगों की जान गई, एक व्यक्ति चमत्कारी ढंग से बच गया और अब एक जटिल जांच चल रही है। हाँ। इसने एयर इंडिया और नियामकों दोनों को ही अपने बेड़े और सुरक्षा प्रक्रियाओं पर फिर से सोचने पर मजबूर किया है। जी, और जाते जाते शायद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि ये हादसा हमें घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों के बीच में हवाई अड्डों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को संभालने की जटिलताओं के बारे में क्या सिखाता है। सही बात है। या फिर एक अकेले जीवित बचे व्यक्ति का जो अनुभव है वो इस तरह की बड़ी त्रासदी को लेकर हमारी समझ को कैसे बदलता है या क्या नया आयाम देता है।